अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर की एहतजाज की जो कॉल इस्लामाबाद के डी चौक में दे रखी थी, बेटर सेंस प्रिवेल की और उन्होंने इस कॉल को मौखिर कर दिया। इससे पहले खदशा यही था कि वो फॉरेन डिग्नेटरीज पाकिस्तान में आ रहे हैं, कहीं डिस्ट्रप्शन पैदा ना हो जाए इस सारे टूर में जो कि SCO से मुतल्लिक है, क्योंकि ख़ासी अहमियत की हामिल ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज के लिए ये कॉन्फ्रेंस थी। और इसके बाद PTI को ये इंश्योर करवाया गया कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात उनके एक्स चेयरमैन से अडयाला जेल में करवाई जाएगी। लेकिन अब तक ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, और साथ साथ डॉक्टर्स की जो टीम वहाँ पर पहुँची है तहरीक इंसाफ को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद जो 15 अक्टूबर की कॉल थी उसका मौखिर होना एक पॉजिटिव जेस्चर भी था कि एक नेशनल कॉज के लिए तहरीक इंसाफ ने अपनी जो सियासी कॉल थी उसको वापस लिया। इसके साथ साथ अगर आइनी तरामीम की बात की जाए तो इस पर भी अब कहा जा रहा है कि 17 अक्टूबर को इजलास बुलाए जाने का इम्कान है और 17 से 22 अक्टूबर के दरमियान में गालिबन दोबारा से इसको टेबल किया जा सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि इससे पहले भी हुकूमत ने जिस तरह से इस तरमीम को लाने की कोशिश की, अगर वो उस मुसवदे पे हो जाती तो मुल्क तबाही का शिकार होता। और JUI फे के हाथ में है ये तरमीम। JUI फे के बहुत से रहनुमाओं जिनमें कामरान मुर्तज़ा साहब भी शामिल हैं, उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ के बग़ैर ये तरमीम हो नहीं सकती। ऐसे में अगर तहरीक इंसाफ की इनपुट दरकार हो तो क्या हुकूमत इस बात को मान लेगी? और अगर हुकूमत PTI को इस गुफ्तगू में इस मुशावरत में शामिल नहीं करती तो PTI के पास क्या प्लान होगा? इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। इसके अलावा खलील ताहिर संधू साहब ज्वाइन कर रहे हैं, नून लीग के रहनुमा है। रज़ा हारून साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खलील साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। तहरीक इंसाफ पर ख़ासी तनकीद हुई कि 15 अक्टूबर की तारीख़ उन्होंने एहतजाज करने के लिए उसका इंतखाब कर लिया। कल रात उन्होंने एहतजाज का ऐलान वापस ले लिया। इसको तो अप्रिशिएट करेंगे कि एक नेशनल कॉज के लिए उन्होंने अपना सियासी इंटरेस्ट जो है वो साइड लाइन किया। सर, इस पर क्या अप्रिशिएट कर रहे हैं? ये तो कि अखलाकी इन्हितात है ना। नईम साहब के साथ मेरा कभी ना वो TV पे झगड़ा हुआ ना वैसे हुआ, हम दोनों प्रोफेशनल लॉयर हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो था डेली डॉन्स में, डेली सारी अखबारों में आपका टेलीवाइज हो रहा था, इंटरनेशनल न्यूज़ कंसर्न्स पे, मीडिया पे, कि ये हो रहा है पाकिस्तान में। जो उनके सब ग्रुप्स आए हुए थे वो भी इधर ही बैठे हुए थे। तो क्या था, अगर ये बात ना रख दे कि 15 को एहतजाज करना है, ये कौमी सालमियत का सवाल था, एक कौमी वकार का सवाल था। इन्हीं के साथ ये क्यों मसला होता है? 2014 में भी जो चाइना का सदर है वो यहाँ से नहीं आया और वो चला गया आगे अपना इंडिया में। इस तरह 2016 में भी इन्हीं के CM को मसला बना, 2022 में भी इन्हीं को CM के मसला बना, अभी 2024 से फिर इन्हीं के CM को मसला KP का। आखिर मसला क्या है? मैंने कई दफ़ा बात की है कि आइन ये कहता है, मेरे सामने पड़ा है कि पार्लियामेंट ने मुद्दत करनी होती है 5 साल, किसी एक जमात ने नहीं करनी होती। ये दुख लेके बैठ गए हैं कि ये पता नहीं हमारा जो हमारे खिलाफ जो अदमी एतमाद आया था 95 के तहत। सो आई विल नॉट अप्रिशिएट दिस थिंग। हाँ, अगर उससे पहले जब इनसे मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, सब ने कहा, हर एक बंदे ने कहा कि यार ये वापस ले लें, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जब तक तो नहीं लिया। तो इसके अलावा मतलब ये शर्तों पे मोहब्बत और वफा अडयाला में उनको राइट्स नहीं ना दे रहे, ना उनको कैंटीन का इस्तेमाल करने दे रहे थे, ना डॉक्टर को मेरी बात सुनिए, क्या ये नहीं, क्या सर ये डिस्क्रिमिनेशन ये होगी कि अगर एक बंदे की खातर हम जो सारा बाकी लोग हैं उनके राइट नहीं मुतासर होते सर? लेकिन आप देख रहे कितना बड़ा इवेंट हो रहा है। आप एक आइसोलेशन से निकल के एक इज्तिमाई कोशिशों में आगे हैं, आप एक इंटरनेशनल लेवल पे आपका एक वकार बन गया है, आप एक नई राह पे नई सिमत की तरफ चल पड़े हैं। तो ये होती है तरक्की। वरना हम सारे कहते थे ये सफारती जगह पे, ये तो श्रीलंका बना रहे थे। जब जाते जाते शौकत तरीन साहब ने IMF को खत लिख दिया और उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी, और जब हमें मुआहदा करना पड़ा, हालांकि मुआहदा इन्होंने भी 3 साल करना था, किया था, तो उस वक्त फिर आप देखिए कितना नुकसान हुआ है। उसकी वजह से जो हमारी है अपना इंसॉल्वेंसी से हम बचे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है, आम आदमी का जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं। नहीं, पंजोता साहब मेरे भाई हैं, रजा साहब बैठे हैं, कुछ इन कॉमनलिटीज में हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए। जिस तरह APS के वाक़े के बाद सारे इकट्ठे हो गए थे, इस तरह कुछ कॉमन चीज़ें हैं। ये पूरे मुल्क का सवाल है। कल को अगर इनकी गवर्नमेंट आती है तो इनके लिए भी ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा कि ये एक इतनी बड़ी SOC के मेंबर हैं। और ये 2 साल, आपको पता कि अभी जनवरी में हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने जा रहे हैं 2 साल के लिए। तो वो सारी इन्हीं चीज़ों पर बेस करती हैं। ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि पीछे क्या हुआ है। तो इस वजह से बाकी ठीक है, इनकी मेहरबानी, चलो इन्होंने वापस ले लिया। वैसे होना भी नहीं था, रियासतों के खिलाफ कभी इस तरह कोई वो नहीं होता और नया रियासत से जंग लड़ी जा सकती।
सकती है कभी भी किसी सूरत में, स्टेट होती है फिर भी। ये इसी तरह हुआ था, अपना जो खाकसार तहरीक थी उनको बड़ा ज़ुल्म हो गया था कि हमारी बहुत ज़्यादा अपना हो गई है अपना मकबूलियत 1937 में। उसके बाद फिर आप हाल देखते जाए जिस तरह से हाल होता है, बाद में कोई पूछने वाला भी नहीं होता। रज़ा साहब बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। खलील साहब, रज़ा साहब मुझे ये बताएं, ये जिस तरह से खलील साहब भी बात कर रहे हैं कि किसी कॉज के लिए तो इकट्ठे होना चाहिए, अब इशू ये है कि जो आइनी तरमीम की कॉज है जिसके लिए बिलावल साहब भी खासी कैंपेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हर सूरत इसको लेजिस्लेट करवाएंगे। पीटीआई, जमात इस्लामी, ये दो जमातें उसको नेशनल कॉज नहीं समझती, वो ये समझती हैं कि हुकूमत अपने इक़्तिदार को सॉलिडिफाई करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। उसका सलूशन क्या निकालेगी पीपल्स पार्टी? मैं समझता हूँ मुज़म्मिल भाई कि लेजिस्लेशन या इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब तो उसकी कैंपेन इसलिए कर रहे हैं कि उनकी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ के साथ होने वाला मिसाक जमहूरियत का मुआहदा है, जिसको 2 या 4 रोज बाद लंदन में APC में 15 मजीद जमातों ने एंडोर्स किया था, उनमें से एक इमरान खान साहब भी थे। वो तो चाहते हैं कि जो एक आईनी अमेंडमेंट है जो कि पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा रही है, उनके इंतखाबी वादा है, उसको लेकर आगे चलें। जाहिर है उनके पास नंबर्स नहीं है, 2 अक्सरियत होती तो जाहिर है कि वो खुद ही लेकर आते और अपनी उसको 2 चुके नहीं है, तो कंसेंसस डेवलप करना है, उसके लिए कैंपेन कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लॉबी करना अच्छी बात है, उनकी अपोजिशन करना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपोजिशन में 2 जुमले कह देना कि हमें पसंद नहीं है और ये आपने ये कर दिया, ये तो कोई मुखालफत ना होगी ना, ये तो कोई जमहूरी मुखालफत पार्लियामानी मुखालफत ना होगी। तो जहां बिलावल भुट्टो साहब तारीख के हवाले दे रहे हैं, कायद आज़म साहब की तकरीर का हवाला दे रहे हैं, दुराब पटेल साहब की तकरीर का हवाला दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी के मंशूर का हवाला दे रहे हैं, फिर अगस्त 2023 में इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ सिविल सोसाइटी का, जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 की जरूरत पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम में बहुत सारे वो नुकात जो पूरे होने से रह गए थे उसको आगे ले जाने की बात है। उससे कम से कम 79 या 89 सिविल सोसाइटी के मेंबरान के दस्तखत हैं, उन्होंने इंडोर्स किया है। और मजे की बात यह है कि वो बेनज़ीर साहिबा की, नवाज शरीफ साहब की कोशिश को सराहते हुए ये कह रहे हैं कि ये नुकात होने चाहिए। उसका नंबर 1 पॉइंट है क्रिएशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड। ये पीपल्स पार्टी की बुलाई हुई सेमिनार नहीं है, मुस्लिम लीग का बुलाया हुआ सेमिनार नहीं है, NGOs का सेमिनार है और ह्यूमन राइट्स के माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोग, PFUJ, HRCP, दे आर ऑल पार्टिसिपेंट and they unanimously endorse several points, but the point number 1 is creation of federal constitution। रज़ा साहब, लेकिन देखे ना, ये 19वीं तरमीम जी 19वीं तरमीम को भी तो अंडू करने की बात है ना। अब अगर वो उस दौर में हुई जब आपका इक़्तिदार था, फिर 2013 के अंदर भी नून लीग को कायल नहीं कर सके, 2008 में भी नहीं हुई। इसके अलावा आप पर यह भी तनकीद होती है ना कि जब LFO आ रहा था, रिटायरमेंट की एज बढ़ रही थी, पीपल्स पार्टी ने मुखालिफत कर दी, अभी सपोर्ट कर रही है। तो ये ओवरऑल नज़रियाती पॉलिटिक्स तो फिर कोई नहीं कर रहा, ये कह सकते हैं हम। कंसिस्टेंट पॉलिटिक्स तो है ना मुज़म्मिल भाई, नजरियाती पॉलिटिक्स तो मैं इसकी डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन जाहिर है हर मौका होता है, हर वक्त होता है, किस वक्त कौन सी हुकूमत थी, उससे आप कितना बेनिफिट हासिल कर सकते थे। 2006 में जब ये मिसाक साइन हुआ है, उसके 1 साल बाद तो मोहतरमा की शहादत हो गई। तो आप सोचो ना, उस पार्टी ने अपने आप को संभालने में, जहां उस वक्त पाकिस्तान न खप्पे के नारे लग रहे थे, जरदारी साहब ने कहा नहीं पाकिस्तान खप्पे, फिर सारा संभालना, फिर आगे बढ़ना, फिर कोalition गवर्नमेंट बनाना, फिर उस कोalition से एक ऐसा कंसेंसस डेवलप करना कि 18वीं तरमीम लेकर आना। तो ग्रेजुअली होता है, बुनियादी नुकात वही जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ग्रेजुअली होते हैं। माजी में सी है, हर एक से कुछ ना कुछ हो जाता है, कहीं ना कहीं झोल रह जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज एनी। मगर उसके लेकिन डिबेट का आगाज तो हुआ ना, अब 2 तिहाई अक्सरियत नहीं होगी तो बिल पास नहीं होगा, लेकिन किसी को कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखने में या अपनी बेसिक मिसाक जमहूरियत को आगे बढ़ाने में ये तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। बिल्कुल, मैं नंबर पे भी आऊँगा, बिल्कुल नईम हैदर साहब आपकी तरफ आऊँगा। नईम साहब, मुझे ये बताएं, इससे पहले तो आईनी तरमीम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहले तो 15 अक्टूबर का जो एहतजाज आपने मुलतवी किया है, मैं तो खुशाइंदी कहूँगा उसको, लेकिन अब क्या मुलाकात हो गई ज़ाती मुआलिज से खान साहब की? आपके इल्म में है ऐसा कुछ जो हुकूमत कह रही है कि करवा दी गई है? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। सबसे पहले मैं बताऊं, खान साहब के हवाले से हमें मुख्तलिफ चीज़ें सुनने में आई कि उनके ऊपर सख्तियाँ की गई हैं, उनकी सेहत के हवाले से भी आया मामला, और हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू किया, जो कि हमारे पास एक फॉर्म था कि हमने मौजूद अदालत से रजू करना है। मौजूद अदालत ने हमारी मुलाकात या डॉक्टर की मुलाकात के ऊपर भी एक्सेस नहीं दी।
और इस मामले को कहा कि 17 तक बैन है, उसके बाद जो है इस केस को इसके अंदर मुलाकात के हवाले से एक्सेस दी जाएगी। तो ये कितनी एक मैं समझता हूँ कि लाकानूनियत है मुल्क के अंदर कि एक शख्स का एक बुनियादी हक है। अगर कोई कैदी है, अगर उसे किसी मुकदमे के अंदर पकड़ा हुआ है, ये उसका राइट है कि उसकी फैमिली मिले, वकला मिले, डॉक्टर की एक्सेस हो, यानी ये उसके फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये शामिल है। लेकिन यहाँ पर आना, यहाँ पर एक प्लान, यहाँ पर अपनी जो है वो एक जो आईनी तरमीम चाहते हैं उसकी एग्जीक्यूशन, और ये सारा जो एक मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म मनसूबा बनाया गया जिसके तहत जराब्ता सारा मुनक़ता किया गया और एक्सेस नहीं दी। आज जो एक हमें कहा गया कि डॉक्टर्स जाकर मिलेंगे, पिम्स जो है हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर कोई मुश्किल 2 रुकनी आई थिंक सो टीम गई और वहां पर उन्होंने कहा थी कि वो जाकर चेक करेंगे। लेकिन हमारी एक ही डिमांड थी पहले दिन से कि उनके जाती मुआलज जो है, उनके जो डॉक्टर आसिम है वो उनके जाती मुआलज हैं, उनकी एक्सेस दी जाए। उनकी एक्सेस अभी तक नहीं दी गई। देखिए, इससे पहले भी 12 ये कहा गया कि डॉक्टर जो है वो उनकी मर्जी का होगा, लेकिन खान साहब ने इनकार किया कि मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है इन पिम्स वाले डॉक्टर्स के ऊपर, क्योंकि इन्होंने पहले भी, आपको याद होगा कि एक टेस्ट लेकर एक मुनज़्ज़म तौर पर जो उस वक्त के थे हेल्थ के मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जब खान साहब आए थे जी कि हमें बड़े टेस्ट नमूने मिले हैं और जिससे जनाब बड़ी उधर मनशियात। कादिर पटेल साहब की बात कर रहे हैं आप? जी, कादिर पटेल खलील साहब ये कह रहे थे कि अगर आपको अलाउ कर दें तो बाकी कैदियों के साथ ये ज्यादती है, सबके साथ एक कानून लागू होना चाहिए ना, प्रिविलेज क्यों कोई एंजॉय करे? नहीं, देखें, ये डॉक्टर खलील साहब जो बात कर रहे थे, बात यह है कि इन्होंने खान साहब के ऊपर जो पाबंदी लगाई है उसके साथ साथ दीगर लोगों के ऊपर भी पाबंदी इसी वजह से लगाई है क्योंकि मकसद जो है वो टारगेट खान साहब थे। अब कोई एक वैलिड रीजन होती है ना, एक जवाब होता है कि किस वजह से पाबंदी है, वो सिक्योरिटी का जवाब है ना, एससीओ का इजलास हो रहा है, कर दिया जाए उस सवाल कॉन्फ्रेंस के अजलास जो है वो शुरू होना है और 14 के बाद मेहमानों ने आना, 15-16 का दिन उन्होंने रखा, लेकिन 3 से लेकर 14 तक मुलाकात क्यों नहीं करवाएगी? क्यों पाबंदी लगाएगी? क्यों डॉक्टर की एक्सेस? क्या उस वक्त एससीओ कॉन्फ्रेंस थी? क्या अदालत जेल के अंदर एससीओ कॉन्फ्रेंस होनी है? क्या वहां से कैदी जो सारे निकल गए हैं जो सिक्योरिटी के खदशात हैं, क्या वहां पर जो है वो बाकी अमला सारा वहां पर मौजूद नहीं है? सारे वहां पर मौजूद है, अमला मौजूद है, कैदी मौजूद है, और जब उनके डॉक्टर्स जा रहे हैं तो फिर हमारे डॉक्टर को क्यों नहीं जाने दिए जा रहा? चलें, इसका जवाब क्यों नहीं है? मकसद क्या है? मकसद सुन लें, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद ये था, जो पहले इन्होंने मकसद 3 तारीख से बनाया हुआ था, वो ये था कि जो आईनी तरमीम ये लाना चाहते हैं वो खान साहब को उस हवाले से अपना लाएअमल पार्टी को कोई एहतजाज के हवाले से, कोई लीगल स्ट्रेटजी, कोई कौम के लिए पैगाम, कोई ऐसा अमल ना जाए ताकि वो जो डाके से वो उठा के लोगों को वो जबरदस्ती, वो जबर, कारोबार बंद करके, ब्लैकमेलिंग करके ये जो आईनी तरमीम पास करवाना चाहते हैं उस मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन नहीं हमें इतलात मिली खान साहब की सख्ती और उन चीजों के हवाले से, तो हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी और मुलतवी भी इसी वजह से की क्योंकि एक लार्जर इंटरेस्ट के अंदर के बाहर से जो है वो एक डेलीगेशन जो है मुख्तलिफ कंट्री से जो है वज़ीर आज़म और ये सारे। चलो, इसका जवाब लेने दें, पॉइंट आ गया आपका। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। खलील साहब, आपने सुना नईम साहब ये बात कर रहे हैं कि आईनी तरमीम को रोकने के लिए कोई हिकमत अमली ना बन जाए, इसीलिए आप एक्सेस नहीं दे रहे खान साहब तक। नईम साहब मेरे भाई हैं, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, इज अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, और कभी मैं जिस तरह मैंने पहले कहा हमारे दरमियान कभी तलख जुमलों का तबादला नहीं हुआ। लेकिन मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, खान साहब तो हमेशा कहते थे बानी इनके कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सबके लिए एक जैसा निज़ाम होना चाहिए। आज क्यों नहीं ये मांगा कि सारे कैदियों के साथ मुलाकात होना चाहिए? आज तो सिंगल अपने लिए मांग ली मशीन। बात सुने ना, एक पाकिस्तान से मुराद ये है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2, आईनी तरमीम का तो बेसिकली मेरे भाई को मैं अगर कहूँ तो जो भी रजा हारून भाई फरमा रहे थे उसके जो पहले 3 और आर्टिकल 3 है और शेख 4 और 3 है जजों की तकर्री और शेख 4 है वफाकी आईनी अदालत। ये 2006 में जो रजा भाई फरमा रहे थे आईनी अमेंडमेंट हुई थी। आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पे फैसले, मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि परमिशन नहीं मिली और इस हद तक ये सारा बात मतलब ठीक है, मिलनी चाहिए थी परमिशन, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये साथ से नहीं करता कि ये जो हम आईनी तरमीम है इसमें किसी का नुकसान क्या है। नंबर 2, उस वक्त ना काजी फायज ईसा साहब थे, ना अपना दूसरे जस्टिस साहब थे, जस्टिस मंसूर अली
खलील साहब, उनकी नजर में नुकसान ये है ना, उनकी नजर में नुकसान ये है कि पैरेलल कोर्ट बन रही है, नुकसान ये है कि हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर सकते हैं, नुकसान ये है कि एज का इजाफा कर रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए, कोई एज का इजाफा नहीं हो रहा, 85 कंट्रीज में है। ऑस्ट्रिया में कल या परसों 105 साल इसके पूरे हो जाएंगे। कोई ऐसा पैरेलल कोर्ट नहीं है। लेकिन आप काम का देखिए, ये बार बार एक मिसाल देते हैं कि नीचे इतने केस पेंडिंग है। भाई नीचे किसने केस हल करने हैं? हाई कोर्ट ने डायरेक्शन देनी है एडिशनल सेशन जज को या सेशन जज को या सिविल जज को कि 1 महीने में ये केस करके लाओ, वरना ही विल बी अकाउंटेबल टू द कोर्ट। पार्लियामेंट ने तो इजाजत नहीं देनी। दूसरा, आइन में अमेंडमेंट का जिस तरह रजा भाई फरमा रहे थे, अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी तो आईनी तरमीम तो अब भी हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। खलील साहब मुझे इस बात का जवाब देना, मुझे इस बात का जवाब दें। अब कामरान मुर्तजा साहब जो JUI के सेनेटर हैं, वो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम तहरीक इंसाफ के बगैर हो ही नहीं सकती। इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास? जी मैं भी आपको मैं मतलब कह देता हूं कि मैं भी अपना जो है तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इनके भी बहुत सारे लोग हमारा साथ देंगे इसमें। बाद में ठीक है 63 है उनका पार्लियामानी लीडर जाने या पार्लियामानी पार्टी का हेड जाने, डिफेक्शन करवाने का प्लान है, जिनका मतलब जी डिफेक्शन करवाने का प्लान है मतलब आपका? नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं है। अगर आपने ज़मीर के मुताबिक वोट देता तो हम उसको रोक कैसे सकते हैं? आप देखिए ना, भारत में तो अब तक टोटल कितने ज़मीर आपको कंफर्म कर चुके हैं कि जाग जाएंगे वो? नहीं, कोई पता नहीं मुझे तो। मैं तो VOP हूँ भाई, मैं तो वेरी ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। लेकिन एक मिसाल सुन ले मेरी कि UK में रजा भाई से पूछे कि टीजा मे के खिलाफ और अम्बर रुड के खिलाफ और उससे पहले बोरिस जॉनसन के खिलाफ, इवन मार्गरेट थैचर के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी अदम एतमाद लेके आई थी, उनकी अपनी पार्टी करती है इस तरह से। ये ऐसी कोई बात ही नहीं होती। मैं तो नहीं ये कह रहा कि इम्पीचमेंट या फ्लोर क्रॉसिंग होनी नहीं चाहिए। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जिस तनाजुर में पाकिस्तान में ये होती रही है वो भी एक डिबेट है। रजा साहब आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं वो ठीक है। आप रजा साहब, मैं मुस्कुराया से ज्यादा मतलब मैं अनीम भाई की बातें सुन रहा था कि नंबर 1 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरे ख्याल में उनकी फिल्म से मुलाकात हो गई है ना, या फिल्म वाले वहां चले गए होंगे, उनसे मिल गए होंगे, तो जाहिर है सरकारी अस्पताल डॉक्टर बता देगा। दूसरी बात ये कि देखिए 3 तारीख को तबीयत खराब हुई थी। मैं बड़ी अदब के साथ, नईम भाई बहुत अच्छे वर्कर हैं, बड़े वोकल हैं, बड़े ये अपनी पार्टी के लीडर से जाके सवालात करें कुछ कि भाई 3 तारीख को तबीयत खराब हुई थी, 5 को आपको पता चल गई, 6 को एहतिजाज की कॉल देते हैं आप, वो भी आपने वेट किया। मतलब एक आदमी के बकौल आपके कान में दर्द है, इन्फेक्शन है, सर में दर्द है, ही सीरियसली इल। जो सीरियसली इल है उसको आप 5 के बाद 3 को भी नहीं कर रहे हैं, 5 को भी नहीं कर रहे हैं, 6 को भी नहीं दे रहे हैं, 10 को आप कोर्ट में जाके खड़े हो गए। यानी आप तमाम वो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं जो कि सिर्फ पेपर वर्क है। आप 10 में कोर्ट में खड़े, 2 से जब कोर्ट ने भी आपको वो कह दिया कि भाई 17 को मुलाकात करा देंगे, फिर आपने फिर 11 को एहतिजाज की कॉल नहीं दी, आपने कहा नहीं हम 15 को करेंगे। अब 15 को अगर आप डेट मिलाएं तो उसकी सिग्निफिकेंस सिवाय इसके कि मंडे है और SCO शुरू हो रहा है, और क्या है, सॉरी ट्यूसडे आज के दिन है और SCO शुरू हो रही है, और क्या उसकी सिग्निफिकेंस है? क्या खास बात है? कोई कौमी दिन है ये, या आपने कोई छुट्टी का दिन था आज? तो ये तमाम। अच्छा फिर लीडरशिप ने देखे 14 की रात को वो खत अगर आप सिर्फ पढ़ लेना मुजम्मिल भाई, जो मोहसिन नकवी साहब को लिखा है, चेयरमैन ऑफ द पार्टी इज राइटिंग टू अ फेडरल मिनिस्टर, एंड वो कह रहे हैं सर वो रिस्पेक्टफुली ग्रांट अस, काइंडली ग्रांट अस, व्हाट इज दिस? उसमें कहाँ डिमांड लिखी हुई है कि जाती मुआलिज को आप एक्सेस दें? कहाँ लिखा हुआ है? फिर जो यकीन दहानी, यानी कहाँ बात शुरू हुई थी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, किसी से नहीं मानेंगे। और नहीं, वैसे ये रिस्पेक्टफुली खत लिखना बेहतर नहीं, रिस्पेक्टफुली खत लिखना बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि गंडापुर साहब काफिला लेके आ जाएं, खत लिखना बेहतर नहीं है रिस्पेक्टफुली? नहीं, गंडापुर साहब का काफिला नहीं आएगा, लेकिन मौलज की बात लिख देते हैं ना, जाती मौलज। सुनील भाई मैं कह रहा हूँ सुबह का भूला शाम को घर आ गया तो उसको भूला नहीं कहते, अब ये कल दोबारा ना भूल जाए। अच्छा काम किया, इट हैज टू बी कमेंडेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इनकी इस एक्सरसाइज को जो नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा, बताएं तो उसको आप उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन कल फिर दोबारा यार वही चेहरा सामने लेकर ना खड़े हो जाएगी ना, जो आज आप इनके सोशल मीडिया पे जाके देखें, इनके जो हॉक्स हैं, ये सब सीनियर एलिमेंट्स का काम है मुजम्मिल भाई। जो पार्टी का सीनियर एलिमेंट है ना, वो तो उस मीटिंग में भी, सियासी कमेटी की मीटिंग में भी इनको समझा रहा था कि ना करें, लेकिन जो हॉक्स जो है दे आर स्टिल टुडे कंप्लेनिंग। अब 15 हो गई है आज, अगर ये वेट कर जाते 17 तक क्या हो जाता? क्या हो जाना था? जो कोर्ट ने कहा था 17 को उनकी मुलाकात कराओ, अब एक दिन तो रह गया, अब क्या एहतिजाज करेंगे, किस पॉइंट पे? चले मैं उसका जवाब लेता हूं, लेकिन रजा भाई उसका जवाब लेता हूं, लेकिन उससे पहले ये आईनी तरमीम पे जो बात हो रही है, अब ये पीपल्स पार्टी समझती है कि ये ट्रू स्पिरिट में कुछ लोग डिफेक्शन कर लेंगे तहरीक इंसाफ से और उस पर कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा इफ इट सेल्स थ्रू, और PTI के कुछ लोग साथ दे देते हैं आपका, या फिर JUI पे कॉन्फिडेंस है?
आई थिंक नहीं, आई डोंट थिंक, आई थिंक ये देखिए, जो गवर्नमेंट के पास नंबर्स हैं, गवर्नमेंट उन्हीं नंबर्स की स्ट्रेंथ पे जाएगी। अगर वो अपनी कैलकुलेशन में 2-3 नहीं देख रही होगी तो बड़ा रिस्क लेगी। अब रिस्क क्या है जो आप बात कर रहे हैं? 63A डज नॉट कॉल इट डिफेक्शन। अगर आप 63A पढ़ेंगे ना, इट्स नॉट एन ऑटोमेटिक डिफेक्शन। वंस दे वोट, फिर उसके पार्लियामेंट लीडर के पास एक असूल बताया गया है आइन में कि आप अपने मेंबर से जवाब तलबी करें, और अगर आप उस जवाब तलबी से सेटिस्फाइड हैं तो दे विल नॉट, ये भी पार्लियामेंट को डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस ना, इट्स नॉट एन ऑटोमेटिक डिफेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन। यस, वो वोट करके आगे बता देगी जी मिनिस्टर ने वोट किया। अगर पार्लियामेंट लीडर मुतमईन होता है तो डिफेक्शन की बात आके जाती है। और रज़ा भाई, ये जो बात कर रहे हैं मौलाना साहब भी, वो ये कह रहे हैं कि काली थैली में आइन में तरमीम के काले मुसव्वदे को हमारे पास लाया गया, और अगर वो पास हो जाता तो तबाही हो जाती मुल्क की। अब आपको क्या लग रहा है कि मौलाना साहब का मूड फिर क्या है? अगर एक तरफ वो कहते हैं कि हाँ मांगी बहुत हद तक क्रिएट हो गई है, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल गैरानी तरमीम थी। 25 हो चुकी हैं, 26वीं हो रही है, 27वीं भी होनी है, 28वीं भी। ये इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अगर आज फर्ज करें ऐसा हो भी जाता है, लेट सपोज ये काली और लूटी किस्म की तरमीम मंजूर हो जाती है, यार कल आप पार्लियामेंट में 2/3 से आना, इसको रिवर्स कर देना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम उस प्रोसेस, देखें ना, आज जो पार्लियामेंट के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टियां हैं वो एक माइनॉरिटी पार्टी के पास जाकर रिक्वेस्ट कर रही हैं, और वो ये तय कर रहे हैं कि जी क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है। ये आई डोंट थिंक सो, इट्स अ वेरी गुड, बिल्कुल स्प्लिट मैंडेट का मसला प्रोसेस नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल प्रोसेस कैसा नहीं। अब देखें जो फजलुर रहमान साहब है या पीटीआई है, पीटीआई इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है ना, क्योंकि इनके तो अभी एज पर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टैंड टुडे, इनके शायद 39 मेंबर है ना, 41 तो अभी स्टिल इंडिपेंडेंट है, तो वो तो इनके पार्टी और डिसिप्लिन गाइडलाइन में आता ही नहीं। फिर नंबर 2, इनकी पार्टी का इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ इंटर पार्टी, फिर टाइम मांगा इन्होंने कोर्ट में। तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है अपने स्ट्रक्चर की वजह से, अपने डिसिप्लिन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। सही, ठीक है नईम साहब, वैसे तो जेयूआई ने कह दिया कि पीटीआई से पूछे बगैर ये सब नहीं होगा, बट लेट्स सपोज इन द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर यू, अगर ये हो जाता है और आपके पास फिर रास्ता बचता है एहतजाज का, तो उससे अब तक क्या गेन हुआ है जितने भी एहतजाज किए हैं आपने अब तक? देखिए, बात यह है कि जहाँ एहतजाजों की बात है ना, एहतजाज क्यों होता है मुल्क के अंदर? जब कोई काम गलत हो रहा होता है, जब कोई अमल गलत हो रहा होता है, कोई ऐसी चीज जो है वो आवाम समझती है, कौम समझती है, हर शख्स समझता है कि ये ठीक नहीं, तो लोग एहतजाज करते हैं। आर्टिकल 16 उनको हक देता है आईन पाकिस्तान का कि आप एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि घुस बैठिए जो अपने वार्डों से आ रहे हुए हैं वो तस से मस नहीं हो रहे, तो ये तो उनके लिए बेशर्मी की बात है ना, कि जिनको फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे वो कोई बच्ची के साथ रेप हो, या चाहे वो कराची में सड़कों पर बच्चियों को पीटा जाए, या किसी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर घुसा जाए। अगर आप अपनी इनपुट चाहते हैं इस सारे प्रोसेस में, तो पार्लिमानी कमेटी की जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसमें पीटीआई ने क्या इनपुट दी है, और ये भी हम सुन रहे हैं खसूसी कमेटी की जो मीटिंग्स हैं उसमें शिरकत से ही आपने इनकार कर दिया है। अगर इनपुट देंगे ही नहीं तो वो कैसे सेल थ्रू करेगी, कैसे आपकी राय आगे जाएगी? जी, किन को इनपुट दें जी? हुकूमत को दें, और किसको देनी है जी? इनकी शक्ल है, ये जीते हुए ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आ रहे हुए हैं, क्यों हमें इन्हें रिपोर्ट दें? अवाम ने इनको मुंतखब ही नहीं किया। कौन सी हुकूमत? जेली हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत बन के, यानी बात होती है, कोई डिठाई की कोई बात होती है। आपने डाका डाला है, फिर आपने मखसूस नशिस्तों के लिए आप कटोरा लेकर पहुंच गए, रिकाउंटिंग के जरिए आपको सीटें जितवा कर दी जा रही हैं, हमारे सेनेटर्स, हमारे एमएनएस को उठाया जा रहा है, और हम आप इनको इनपुट दें कि आप ये इनपुट है जी आपकी। हम बिल्कुल इनके सगाए अमल को नहीं मानते। इसके पीछे साजिश जो है रचाई गई है, वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया कि इनको जो है वो बेशक अगवा कर ली जाए लोग, कोई दरखास्त के ऊपर सुनवाई न हो, एक ऐसी कोर्ट बनाई जाए जहां पर सारे मुकदमा आ जाए, चाहे खान साहब का कोई मुकदमा हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बंदी लगाने का मामला हो, चाहे किसी जो है वो फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन के ऊपर, अगवा के ऊपर कोई मामला हो, चाहे कोई और मिलिट्री ट्रायल के हवाले से मामला हो। तो नहीं साहब, फिर तो ये मसला ही और हुआ ना। आप तो प्रोसेस का इशू कह रहे थे कि जिस तरह ये टेबल हुई वो गलत था, अब आप कह रहे हैं कि कोई गुफ्तगू और कोई इनपुट देनी ही नहीं है हुकूमत को। देखिए, फॉर्म 47 वाले हैं, हम क्यों दें? ये कौन है भाई? अवाम कुछ नहीं है, आप कौन है? कौन है ये? अवाम का ये सवाल है। जब उन्होंने इनको वोट ही नहीं दिया, फॉर्म 47 के मुताबिक आकर बैठे हुए हैं, ये खुद कहते हैं जी हमारी राय है, हमने ये फैसला किया है। भाई अवाम ने आपको नहीं मुंतखब। और फजलुर रहमान साहब के बारे में भी ये ख्याल है। फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या ख्याल है? आप आइन को भी जो है वो खत्म, वो तो आपने खत्म किया हुआ है, प्रैक्टिकली तो आपने खत्म किया हुआ है, बस वो लफ्जों में है जी कि आइन की बात क्या है मुल्क के अंदर हो रहा, कौन सा कानून चल रहा है,
क्या जो पहले लॉ मौजूद है क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्या लोग जबरी गुमशुदा की उनकी नहीं हो रही, लोग अगवा नहीं हो रहे, छापे नहीं मारे जाए? क्या मुबीन अरब जट का कारोबार सील नहीं हुआ? शफकत अवान के दफ्तर छापा नहीं मारा गया? क्या मेरे घर 4 दफा रेड चले ये तो मैं थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ, इतनी चीजें हैं जो कि दास्तान ही खत्म हो जाए तो ये कहते हैं जनाब कि हम ये चाहते हैं। कौन है आप? आपको तो लोग चले मुझे जवाब लेने दें, मुझे इंटेंशन तो क्लियर हो गई ना कि नॉन एंगेजमेंट की पॉलिसी है। खलील साहब आपने सुना क्या सोल्यूशन है इस चीज का? फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। मैं तो स्टाइल में बात नहीं करूंगा, मेरे लिए तो इंतहाई काबिल एहतराम है पंजोता साहब, और लेकिन ये गुस्से में आ जाते हैं। मैं पहले नंबर पे एज ए लॉयर इनसे मशवरा करता हूँ, बात करता हूँ कि किस ट्राइब्यूनल ने हमें कह दिया कि हम आप जीते हुए नहीं हैं? किसी अदालती को फैसला आया कि उर्दू विभाग के जो फॉर्म छपे थे आपने छपवा के फॉर्म 45 और 47 आप उसका इल्जाम ऐसे इल्जाम लगाने से तो नहीं होगा ना सर पंजोता साहब। अगर यू हैव टू प्रूव इन एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट, जब कोर्ट हमें कहेगी ये फैसला होगा कि आप ट्राइब्यूनल आप नहीं जीते तो हम घर चले जाएंगे या जो भी हमें सजा होगी वो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप किस तरह से कह सकते हैं? नंबर टू हमें आपने कहा जी यहाँ पे दहशतगर्दी फलां ये वो, आप सिर्फ इतना मुझे जवाब दे दें कि केपी से जब जेल से 2000 से ज्यादा दहशतगर्द छोड़े गए थे और तालिबान के दफातर का था इस्लामाबाद में खोले और ये करिए, किसने कहा था? और गुड तालिबान और बैड तालिबान की सेंस किसने दी थी? ये मुझे सिर्फ इतना बता दें। ठीक जी, नईम साहब किसने इजाजत दी थी तालिबान को रीसेटल करने की? मैं दोनों का सब जवाब देता हूँ ना। पहले इन्होंने कहा है कि फॉर्म 47 वाले जो हैं वो ट्राइब्यूनल के अंदर क्या साबित हो गए। देखें, अवाम ने वोट दिया, अवाम ने जितवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, हमारे पास फॉर्म 47 मौजूद है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ संधू साहब, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप ऐसा करें कि नवाज शरीफ साहब को कहें फॉर्म 47 बल्कि वो ना लेके आए, आप लेके आ जाए, लेकर आ जाए, मैं भी लेकर आ जाता हूँ। हलफ के ऊपर रखेंगे कि जो ओरिजिनल फॉर्म 47, आपसे तो फॉर्म 47 मांगे जाते हैं, आप कहते हैं हमने नहीं देने। आपसे कहा जाता है चैनल के अंदर बैठ कर दें, आप कहते हैं ट्राइब्यूनल में जाए। ट्राइब्यूनल में हम जाते हैं, उस ट्राइब्यूनल के अंदर आप इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके उन ट्राइब्यूनल के ऊपर अदम एतमाद कर देते हैं क्योंकि उन्होंने फॉर्म 47 मंगवाया। तारक जहांगीरी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने क्या मांगा था? उन्होंने कहा था कि फॉर्म 47 हमें। ठीक है, आपने क्या किया? हमें अदम एतमाद है जी, हमें इनके ऊपर देखें ये इतनी जल्दी में 180 दिन का टाइम है इलेक्शन पिटीशन डिसाइड करने। चलें, पॉइंट आ गया आपका, लास्ट मिनट है, रजा साहब की ओपिनियन भी आने दें। ठीक है रजा साहब, रजा साहब आपने भी 2013 में कहा था, आपने भी 2013 में कहा था ना, आपने कहा था कि आरओएस का इलेक्शन है, कुछ इस तरह का मशवरा दे दें पीटीआई को ताकि ये भी बात कर लें हुकूमत से। देखिए मैं तो इतना बताता हूँ नईम भाई को, ये बहुत प्यारा वर्कर है, मैं बहुत गौर से सुनता हूँ, ही इज गुड, इनकी जज्बात। लेकिन भाई मेरे फॉर्म 47 की हुकूमत की स्टैंडिंग कमेटी जो है उसमें आपके बैरिस्टर गौहर उमर साहब बैठे हुए हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आईनी तरमीम पे मुसविदा शेयर हो रहा है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग। सलमान अकरम रजा इज वर्किंग विद कामरान मुर्तजा साहब, प्लस कल आपने लेटर लिखा है फॉर्म 47 के फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर को लिखा रिलीफ मांगने के लिए, ग्रांट अस रिलीफ रिक्वेस्टेड प्लीज काइंडली। तो जब आप नहीं मानते फिर कहीं नहीं माना। बिल्कुल, मतलब पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है ना वो रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पे ही निकलेगा। वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर साहब, रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद एससीओ से मुतल्लिक बातचीत करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एससीओ से मुतल्लिक अब खासी पेशरफ सामने आ रही है और वो ये कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब इस्लामाबाद पहुँचे हैं। तकरीबन 10 साल के बाद इस लेवल का कोई भारतीय ओहदेदार पाकिस्तान आया है। इसको एक पॉजिटिव जेस्चर भी कहा जा रहा है, लेकिन जो अपोजिशन जमातें हुकूमत की ये तासुर कायम कर रही थी कि पाकिस्तान आलमी तनाई का शिकार हो जाएगा इस गवर्नमेंट के अंडर, क्या ये तासुर इससे ज़ायल हुआ और इम्पोर्टेंस क्या है एससीओ की, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ तजिया निगार डॉक्टर तैमूर रहमान साहब मौजूद हैं। शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। एससीओ का जो इजलास हम देख रहे हैं जिसका आगाज़ हो रहा है आज से, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? ये सिंबॉलिक है या कुछ लोग इसको नेटो ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, एग्जैजरेशन है, क्या कहेंगे इस पे आप? नेटो ऑफ द ईस्ट तो एग्जैजरेशन होगी क्योंकि ये एटलीस्ट अभी तक कोई बहुत बड़ा मिलिट्री पैक्ट तो नहीं है उस सेंस में, मगर मैं समझता हूँ सिंबॉलिक चीज़ें भी पॉलिटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि यहाँ पे दो बहुत अहम कुव्वतें जो हैं, चाइना और रशिया, वो पाकिस्तान में आकर मुलाकातें कर रही हैं। इंडिया भी, 3 बड़ी कुव्वतें जो हैं। तो इस हवाले से उनकी डिस्कशन भी सिक्योरिटी और एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म और इस किस्म के मामलात पर होनी है क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा चाइना के कुछ लोगों पे अटैक भी हुआ
तो इसलिए और ओवरऑल उनकी कोशिश ये भी है कि एक एक्सेस, एक पोल बनाया जाए जो कि नेटो के पोल से डिफरेंट हो, और वो नज़र भी आता है आपको, उनका जो नुक्ता नज़र है फ़लस्तीन पे, या उनका जो नुक्ता नज़र है इंटरनेशनल सिस्टम पे, यूक्रेन पे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे, हर चीज़ पे उनका नुक्ता नज़र, सीरिया पे, लिबिया पे, हर चीज़ पे उनका नुक्ता नज़र वाज़े तौर पे मुख्तलिफ नज़र आता है बाकी वेस्टर्न ब्लॉक से। सो आई थिंक उनकी कोशिश यही है कि ब्रिक्स और SCO वगैरह ये चीज़ें जो है एक पोल बने जो कि रशिया, चाइना, इंडिया और अरब कंट्रीज भी और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को शामिल करे अपने साथ, तो और जो नेटो का ब्लॉक है उससे अलग हो। वेस्टर्न वर्ल्ड इसको किस तरह से देखती है? वो समझती है कि ये एक हॉस्टाइल एक्टिविटी है टुवर्ड्स देयर कॉज, जो कि एलाइड कॉज रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, या उनको लगता है कि ये बेनाइन है, ये अगर हो भी जाए तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल इसको बिनाइन नहीं समझते। अगर वो कहते हैं कि बिनाइन है तो वो तो आपको पता है सियासी बयान है, मगर वो उनकी तो पूरी कोशिश रही है कि रशिया को वो आइसोलेट करें यूक्रेन वॉर के बाद, और उन्होंने सैंक्शंस भी प्लेस किए। वो सैंक्शंस कामयाब नहीं हुए, मेनली बिकॉज चाइना और इंडिया ने सैंक्शंस ओबे नहीं किए और फिर यूरोप ने भी सैंक्शंस ओबे नहीं किए। तो और वो ये देखते हैं कि जो उनको इस वक्त थ्रेट है वर्ल्ड और ग्लोबल डोमिनेंस के हवाले से, वो इकोनॉमिकली थ्रेट उनको चाइना से है, और मिलिटरीली अगर कोई ऐसी मिलिट्री है जो उनका मुकाबला नेटो का कर सकती है तो वो रशिया की मिलिट्री है। तो ये दो कुव्वतें अगर इकट्ठी हो जाएं और अपने साथ इंडिया, पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े एशियन मुल्कों को भी अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएं, तो उनको यही नजर आता है कि ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड है वो टूट जाएगी, और इसलिए वो इसको बिनाइन नहीं समझते, उसको यही समझते हैं कि ये हमारी हेजेमनी के खिलाफ है। और पाकिस्तान के लिए ये चैलेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि 50 से अगर हम शुरू करें तो पाकिस्तान हमेशा वेस्टर्न अलायंसेस का हिस्सा रहा है, लेकिन अब आकर ये थोड़ा सा शिफ्ट है जो आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ बैलेंस हो सकता है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही पार्टिजान थी पहले। वेल, चाइना के हवाले से तो शिफ्ट आप जानते ही होंगे कि 60s के अंदर ही अचीव हो चुका था, बल्कि हमने चाइना की दोस्ती कराई अमेरिका से 65 लड़ाई भी हमने कराई उनकी। रूस से तो हमारी लड़ाई रही थी 1990s तक, क्योंकि वो सोवियत ब्लॉक, हम सोवियत ब्लॉक में थे, अमेरिका के साथ थे, मगर चीन पे हमें रियायत मिली हुई थी। तो अब अमेरिका की यही ख्वाहिश है कि हम चीन से भी ज़्यादा दोस्ती ना करें। मेरे हिसाब में तो ये जो IMF का पैकेज भी उन्होंने 7 बिलियन वाला डिले किया कि पहले आप उनसे एश्योरेंसेस लें और क्रेडिट रिस्केजुलिंग करवाएं चाइना से भी और मिडल ईस्ट से भी। उसके पीछे एक मेन मोटिवेशन यही था कि IMF वाले ये नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान को कर्जा दें और उस कर्जे से पाकिस्तानी जो है वो चीन के कर्जे अदा करें। तो डेफिनेटली मुझे यही महसूस होता है कि पाकिस्तान बड़ी केयरफुल बीच में चाह रहा है, मगर पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है उसमें वो ऑफ कोर्स ये है कि हमने चाइना से दोस्ती इंडिया की ऑपोजिशन में की ना, और इंडिया की सोवियत यूनियन से दोस्ती थी, हमने चीन से दोस्ती कर ली। इसमें अमेरिका ने हमें काफी देर तक रियायत दी, मगर हो सकता है कि अब वो स्पेस जो है ना वो श्रिंक कर रही है और वो नहीं चाहते। मगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कहना ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे इंटरेस्ट में ये नहीं है कि हम दोबारा से जो है वो उस तरह से एलाई ऑफ एलाइज बन जाएं, बल्कि हमें अपने मफाद देखने चाहिए। और इसके साथ साथ अगर रीजनल ट्रेड की बात कर लें अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान के साथ, तो तकरीबन ना होने के बराबर ये नंबर्स हैं। 8 से 10% GDP का सिर्फ ट्रेड होता है आपस में, जो कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो वो कुछ मामलात बेहतर हो सकते हैं इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से। एब्सोल्युटली, और यही उसका मेरा ख्याल है डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि आपको पता है रशिया ने हमें 2 ऑफर्स की हुई थी। एक तो टापी पाइपलाइन का मामला जो है वो रशिया की ही मदद से हल होगा, और दूसरा उन्होंने कराची टू कसूर एक गैस पाइपलाइन भी हमें ऑफर की हुई थी, और फिर ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन का भी मामला है, तो वो भी हमने इंडिया से भी वर्कआउट करना है और ऑब्वियसली ईरान से भी वर्कआउट करना है। उस पर तो हमें बल्कि पेनल्टी भी है अगर हम उसको कंप्लीट नहीं करते। और रशिया से जो तेल इंडिया खरीद रहा है तो हमने भी अब खरीदना शुरू कर दिया है, और 17% तेल जो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है वो तो ईरान से स्मगल होके आ रहा है। तो इस पर भी रिपोर्ट की लोगों ने की है, पाइड की मेरा ख्याल है रिपोर्ट थी। तो इस सारी चीज से ये नजर आता है कि और बाय द वे अगर अफगानिस्तान के अंदर हमने एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करना है तो तब भी हमें कोई कोई ऐसा मामला तय करना पड़ेगा सिक्योरिटी का भी, और वहां पे कुछ मुआशी डेवलपमेंट हो ताकि वो अपनी वॉर इकोनॉमी और वॉरलॉर्ड इकोनॉमी से बाहर निकल के कोई एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आए। तो इन सब मामलात को तय करने के लिए ये अमेरिका वहां से बैठ के हमारे लिए तय नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है जो रीजन के अंदर चाइना, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान,
और ऑल्दो रशिया रीजन में तो नहीं है मगर सेंट्रल एशिया पे उसका ह्यूज इन्फ्लुएंस है। लेकिन तैमूर साहब हमारा जो सैंक्शन का खौफ है, क्योंकि IMF पे डिपेंडेंस इतनी है, उसका कोई हल फिलहाल कहाँ से लाएं, क्योंकि IMF तर्ज का कोई और वर्ल्ड बैंक भी नहीं है ना इस तरह का जो पाकिस्तान को इतना फेवर कर सके। दैट्स ट्रू, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम तो उन्हीं के कंट्रोल में। देखिए ये तो गिव एंड टेक और नेगोशिएशन से और रीनेगोशिएशन से ही होता है कि आप उनको कहें कि जनाब ये हमारी फॉर एग्जांपल ज़रूरत है। अब देखिए रशिया से हम तेल ले रहे हैं, हम पे कोई सैंक्शंस नहीं है, ठीक है, फैक्ट ऑफ द केसेस, और हम ईरान से तेल इलीगली ले रहे हैं और उस पर भी हमारे पे कोई सैंक्शंस एज सच नहीं लगी, मगर उनके साथ आप पॉलिटिक्स में तो डील करना पड़ता है ना, यू गिव समथिंग टू गेट समथिंग। तो आप उनसे ये कहें कि जी हम ये मसले, आपके सिक्योरिटी के मसले, फलाने मसले, ये मसले हम हल करेंगे, मगर हम ईरान से जो है ना तेल खरीदना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी की जरूरत है, हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, हम इसको भी बढ़ाना चाहते हैं, और हम इंडिया से तिजारत करेंगे, इस पर तो आपको भी कोई इतराज नहीं, हम चीन से भी तिजारत करना चाहते हैं। ये सब चीजें आखिरकार हमारी जरूरत है। जब नेबर से ही ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर किसे ट्रेड करेंगे। बिल्कुल। और आखिरी सवाल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात से मुतल्लिक है। अब जयशंकर साहब तकरीबन 10 साल बाद भारतीय वजीर खारजा कोई आ रहा है पाकिस्तान, तो उनके आने के बाद इस देयर होप के बायलैटरल टॉक, वैसे तो एजेंडा नहीं होती SCO का, लेकिन चूंकि सार्क की तरह के प्लेटफॉर्म बिल्कुल काम इसीलिए नहीं करते कि बायलैटरल अफेयर जहाँ भी रेज होता है तो वहाँ पर एक चपकलिश का कन्फ्रंटेशन का आगाज़ हो जाता है। SCO में बायलैटरल इशूज़ रेज करते नहीं हैं, तो आपको लगता है कि ये ग्लिमर ऑफ होप है कि चलें यहाँ से ही कुछ ना कुछ जो है ना वो जमूद जो है उसमें हिलजुल हो कुछ? एब्सोल्युटली, ये ग्लिमर ऑफ होप है। वैसे तो इंडिया की ख्वाहिश शायद यही होती कि हम ना ही जाएं तो बेहतर है, मगर इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है SCO की कि वो इसको बॉयकॉट नहीं कर सकते, तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो ना जाएं। तो ये एक अच्छा मौका है फिर कि हम जो है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करें, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करें। और ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग की अपनी गवर्नमेंट जो है वो तो पहले से एडवोकेट करती रही है कि हमें तिजारत करनी चाहिए। मियाँ साहब तो बड़ी देर से कहते रहे ये बात, तो इसी की बुनियाद पर बल्कि लोग कहते हैं कि उनका जो है उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफ भी पैदा हुआ, कुछ लोग कहते हैं, कुछ राइटर्स कहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा मौका है कि वो इस डायलॉग को आगे बढ़ाएं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तैमूर रहमान से साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि बायलैटरल रिलेशंस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कौमी मफाद में और ख़ित्ते के मफाद में आगे बढ़ने चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।